हे एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ द लेबर लॉ सीरीज इन इंडिया, जो कि हम यूपीएससी पीएफओ एग्जाम के लिए चला रहे हैं। और दिस इज़ द फोर्थ वीडियो एंड इस वीडियो में हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्ट 2008 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने ट्रेड यूनियन 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 एंड अभी रिसेंटली चाइल्ड लेबर एक्ट को भी उसमें डिस्कस किया है। अब ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम अनऑर्गेनाइज वर्कर एक्ट 2008 को गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कवर करेंगे, ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो, और इस तरह से कवर करेंगे ताकि हमारा कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2000। अब देखो, ये वाला एक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछेंगे। देखो, जितने भी एक्ट हम लोग करेंगे वो सब वो वाले एक्ट है जिससे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और वो वाली चीज़ डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो देखो, अनऑर्गेनाइज वर्कर एक्ट में हमें क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि किस टाइप से हमें इसको पढ़ना है, उसी तरह से इसको पढ़ेंगे। कि डेफिनेशन वाले में देखो हमें किसको देखना है। डेफिनेशन में हमें देखना है होम बेस्ड वर्कर्स क्या होते हैं। होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं ऐसे लोग जो कि प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में इंगेज हैं, और जो कि अपने घर से काम करते हैं, फिर वर्क फ्रॉम होम कर लो उसको, जो कि एम्प्लॉयर के अंदर एम्प्लॉयड है पर वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर होम बेस्ड वर्क में काम करते हैं, उन्हें कहलाते हैं होम बेस्ड वर्कर्स, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड कौन इशू करेगा? जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं उनके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, और वो इशू कौन करेगा? वो इशू करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको याद रखना, ठीक है। नेशनल बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड, ये दोनों दो टाइप की बोर्ड है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जैसे जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर तुम जानते हो वही चीज़ होती है, बस इसमें एक लिमिट रहती है, जो कि अर्निंग लिमिट जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग है, हर एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहां पर इंडिविजुअल, इसमें देखो एक चीज़ याद रखने वाली कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी आते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स होता है, और ऐसी कम एंटरप्राइज जहां पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इज लेस देन 10, 10 से कम होंगे, ठीक है। अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन है? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हो गए, इसी में देखो सब आएंगे, होम बेस्ड वर्कर भी आएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी आएंगे, और वेज वर्कर भी आएंगे, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में इसमें स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। देखो, फ्रेमिंग ऑफ स्कीम। अब स्कीम कौन फ्रेम करेगा? तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स अलग फ्रेम करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्कीम्स अलग फ्रेम करती है, और दोनों के जो सब्जेक्ट मैटर है वो अलग अलग है, इसलिए दोनों के सब्जेक्ट मैटर पढ़ना जरूरी है। अब देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए स्कीम डिजाइन करेगी, स्कीम निकालेगी, वेलफेयर स्कीम, और किस किस टॉपिक पे निकालेगी, किस किस मैटर्स पे निकालेगी। लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर हो गया, हेल्थ मैटरनिटी बेनिफिट वाला हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट याद रखना, ओल्ड एज प्रोटेक्शन हो गया, एनी अदर बेनिफिट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कुछ मैटर्स हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम निकालेगी। और स्टेट गवर्नमेंट कौन से मैटर्स में स्कीम निकालेगी? वो निकालेगी प्रोविडेंट फंड, पीएफ, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, हाउसिंग, एजुकेशन, स्किल अपग्रेडेशन, फ्यूनरल असिस्टेंस, ओल्ड एज होम्स। तो इन सब वेलफेयर टॉपिक पे, वेलफेयर मैटर्स पर जो स्कीम निकालेगी वो कौन निकालेगी? स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी। और इन 4 टॉपिक्स पर निकालेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी। इनको याद रखना। ऐसा करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के याद कर लेना, तो स्टेट गवर्नमेंट के फिर जो अगर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई से आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का कहलाएगा वो। आगे देखो, फंडिंग फॉर सेंट्रल देखो इसको देखो इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लो फंडिंग कहाँ से आती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के लिए। या तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर प्रोवाइड करेंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो बेनिफिशियरीज हैं वो कुछ कमी उसके लिए कुछ फीस वगैरह पे करेंगे, उससे फंडिंग आएगी। स्टेट गवर्नमेंट वाले में ये दोनों आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली फंडेड बाई दी बेनिफिशियरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स भी ले लेती है, मतलब उससे कंट्रीब्यूशन भी ले लेती हैं या फिर हेल्प ले लेती हैं उस फंड के लिए। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीडिंग देना तो दे लेना। अब यहाँ से ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अब देखो, 2 बोर्ड्स होते हैं, एक होता है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, दूसरा होता है स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। अब नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को के लिए लोगों को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है। अब कौन कौन रहता है इसमें? इसका जो चेयरपर्सन होगा वो होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसका जो सेक्रेटरी होगा वो होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर के बारे में अगले एक किसी और वो दूसरे एक्ट की बात है, तो ये लेबर वेलफेयर क्या होता है, डायरेक्टर जनरल क्या होता है, ये हम लोग दूसरे एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस वाले एक्ट का मैटर नहीं, बस इतना याद रखो कि वो सेक्रेटरी होता है, और चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा 34 मेंबर्स होते हैं, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। कौन कौन से होते हैं? देखो, 7 वर्कर्स को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, 7 एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और 7
कुछ ऐसे इमिनेंट पर्सन जो सिविल सोसाइटी से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कितने हो गए? 21 हो गए। फिर उसके बाद 5 सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और 5 स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा 3 और होंगे जो कि 2, जिनमें से 2 लोकसभा को रिप्रेजेंट करेंगे और 1 राज्यसभा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इनको याद रखना। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा किसको? पर्सन बिलोंगिंग फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, वुमेन, इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द टर्म ऑफ द नेशनल बोर्ड और नेशनल सोशल स्टेट सोशल सिक्योरिटी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा? 3 ईयर्स रहेगा। सेम यही 3 ईयर्स स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का रहेगा। एक चीज़ और है कि नेशनल जो बोर्ड है इट शैल मीट एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर, पर जो स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगी वो एटलीस्ट 4 टाइम्स मिलेगी, मतलब 1 क्वार्टर, मतलब 3 मंथ में 1 बार उसको मिलना है। ठीक है, मतलब 1 साल में 4 बार। ठीक है, अब नेशनल बोर्ड जो है कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगी, इसको एक रीडिंग दे लेना। इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम्स, सूटेबल स्कीम्स रिप्रेजेंट करेगी, उसको एडवाइस देगी, मॉनिटर करेगी, वेलफेयर स्कीम्स को मॉनिटर करेगी, उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी, रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिटी कार्ड इशू, इन सब चीज़ों के प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी, और रिव्यू द रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। इन सब चीज़ों को एक बार रीडिंग दे लेना, ये क्वेश्चन इसके एग्जाम में नहीं आएगा। स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का देखा जाए तो इसको हर स्टेट के लिए अलग स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगी, इसको याद रखना। इसमें कौन होगा? चेयरपर्सन कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो होगा, हर स्टेट का अलग अलग वो चेयरपर्सन होगा। और लेबर वेलफेयर का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा वो इसका भी सेक्रेटरी होगा। ठीक है, अब उसमें 34 मेंबर्स थे एक्स्ट्रा, इसमें कितने हैं? इसमें है 28 मेंबर्स एक्स्ट्रा। अब 28 में से कौन होंगे? 7 तो वही होगा कि 7 वर्कर, 7 एम्प्लॉयर और 7 सिविल सोसाइटी के। उसमें 7 थे, इसमें 5 है, 5 सिविल सोसाइटी के और 7 वर्कर्स, 7 एम्प्लॉयर, 7 वर्कर और 5 सिविल सोसाइटी से। उसके बाद 7 विल रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड 2 विल रिप्रेजेंट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, इसके 28, उसके 34। सेम चीज़ इसमें भी रहेगी कि इसका भी टर्म जो रहेगा 3 ईयर रहेगा, 1 साल में बस इसको 4 बार मिलना है, एटलीस्ट 1 सेट इन अ क्वार्टर, तो मतलब 3 महीने में 1 बार, मतलब 4 बार। और स्टेट बोर्ड कौन कौन से फंक्शन पर परफॉर्म करेगी? ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन रहते हैं, इसको देख लेना। ठीक है, रीडिंग दे लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये देख लो कि इट विल रिव्यू द रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन विच इज़ परफॉर्म एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन है वो कहाँ पर होता है? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। आगे देखो, स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग ये देख लिया था। रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन, रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कीपिंग करेगा। पर स्टेट गवर्नमेंट और किसको पावर दे सकती है रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन के लिए? डिस्ट्रिक्ट पंचायत को रूरल एरियाज के लिए और अर्बन लोकल बॉडीज को अर्बन एरियाज के लिए। क्लियर है? आगे देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर्स क्या होते हैं। अब देखो, वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर्स कौन सेटअप करेगा? स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी। ठीक है, तो वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर इसको सेटअप करेगा स्टेट गवर्नमेंट। इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि उसको सेटअप कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। उसके कुछ फंक्शंस क्या होते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन की? इट विल डिसेमिनेट द इन्फॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगी। इट विल फैसिलिटेट द फिलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, असिस्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, फैसिलिटेट एनरोलमेंट ऑफ रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट ये है कि वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर को कौन सेटअप करेगा? उसको सेटअप करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देखो, रजिस्ट्रेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की उनकी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी ये है कि ही शुड हैव कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ा था कि चाइल्ड लेबर एक्ट जो हमने फिर लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, उसमें क्या था? एडोलेसेंट की जो एज स्टार्ट होती है वो कितने से होती है? 14 ईयर से। तो उसको एटलीस्ट एडोलेसेंट होना चाहिए कि मतलब उसकी 14 ईयर्स एज होनी चाहिए एंड अ सेल्फ डिक्लेरेशन बाय हिम, खुद एक सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा दैट ही और शी इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अब कहाँ अप्लाई करेंगे? दे शैल मेक एप्लीकेशन इन द टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। और एवरी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर शैल बी रजिस्टर्ड एंड ही विल बी इशूड एन आइडेंटिटी कार्ड। और आइडेंटिटी कार्ड कौन इशू करेगा? अब जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, वही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करेगा। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, अगर कोई स्कीम चल रही है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए और अगर उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है तो उसके लिए उसे कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तभी उस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो होता ही है। आगे देखो,
पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको डायरेक्शन दे सकती है? नेशनल बोर्ड को दे सकती है, और गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड को दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, स्टेट बोर्ड को दे सकती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैकेंसीज, ठीक है। पावर टू मेक रूल्स, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग पावर हैं, क्योंकि जो दोनों के मैटर्स हैं वो दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के जो पावर्स हैं वो भी दोनों के पावर्स भी अलग अलग हैं। इसको एक रीडिंग दे लेना। पर देखो क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर होते हैं तो क्या होगा, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो किस चीज़ के लिए रूल्स बनाएगी। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम, नंबर ऑफ द पर्सन टू बी नॉमिनेटेड, रूल्स एंड प्रोसीजर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक आध पॉइंट इसको रीडिंग दे लेना, अगर तुम्हें लगे कि एक आध पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो देख लेना, वरना इससे क्वेश्चन बनते नहीं है। जितने भी रूल्स वाले होते हैं इससे क्वेश्चन बनते नहीं है जब तक कोई स्पेसिफिक पावर उसको ना दी गई हो, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, ये वाला सेम सेम पैराग्राफ है जो हर एक एक्ट में मिलता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल एक बार बस पढ़ लेना, बाकी हर एक्ट में सेम रहेगा, तो टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। वैसे भी इससे क्वेश्चन मानो अगर एक बना कुछ तो सेम स्टेटमेंट रहता है, हर एक्ट में रहता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीडिंग दे लेना इसको, किसी भी एक एक्ट में एक बार इसको पढ़ लेना और बस इसका काम खत्म। अब ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसी के साथ हमारा जो एक्ट है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे शेड्यूल देख लो, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल क्या बताता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को बताता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्ट के कौन से शेड्यूल में है, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में है। कौन कौन सी स्कीम्स है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, इन सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो शेड्यूल 1 में है। और शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 2 में एक्ट्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जिसमें जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उसके लिए और कहीं पर से भी बेनिफिट मिलते हैं। कौन कौन से हैं, या फिर ऐसा कर लो कि सोशल से, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं, ठीक है। जो तुम्हारे एग्जाम का एक और पोर्शन है सोशल सिक्योरिटी का, उस सोशल सिक्योरिटी के जो एक्ट्स हैं वो ये वाले 6 एक्ट हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ईपीएफ एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट, ठीक है। तो ये सब एक्ट्स भी हम सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी लेबर लॉ सीरीज के साथ ही कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे जैसे ये लेबर लॉज चलते जाएंगे उसी तरह बीच बीच में सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स भी आते जाएंगे। उसके बाद फिर जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर 4 लेबर कोड्स जो हैं उसको कंप्लीट करेंगे। 4 लेबर कोड्स बेसिकली इसी का एक एक्सटेंशन है, कि मतलब जो मॉडिफिकेशन जो नए तरीके से हुआ है, बाकी सब पुराने प्रोविजंस उसमें हैं, बस कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसको बस पढ़ेंगे। ओके, सो इस वाली क्लास के लिए, इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्ट हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।